कहीं कैसे पता नहीं कार्टून पकड़ के ले आते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं मुझे मेरी इनकम बढ़ गई। अबे अभी तो ढंग से लागू नहीं है, तेरी इनकम कहाँ से बढ़ गई? ये जो नौटंकी जो चल रही है ना, जो पीछे आपने देखा होगा कि दाल की कीमत 200 रुपए किलो हुई थी, हुई थी इसी मोदी सरकार के राज में, और जब छापे पड़े तो 8,500 टन दाल गोदामों से बरामद हुई। सब कुछ है, सबके सामने है। सेक्शन 3 में जो किसान के और व्यापारी के बीच में फसल के संबंध में एग्रीमेंट होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, क्या क्या उसमें लिखा जाएगा, और अगर विवाद होगा तो कैसे सुलझाया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हम उसको समझते हैं, दूसरा जो है निजी मंडियां, उसको भी हम एक साइड में रखते हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको बहुत सोच समझ के 1955 में बनाया गया। ये जो कानून है, इन कानूनों को बनाने का अधिकार ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं है। वो फार्म बिल इस देश को तबाह करने के लिए है, केवल किसानों के लिए नहीं। किसानों के साथ साथ इस देश का जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, सबको तबाह कर देगा। गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आज मैं ये पूछना चाहती हूँ सारे जन लोगों से, जो बड़े बुजुर्ग हैं घर पर, उनका सबका ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, और नहीं रख रहे हो तो आज से रखना शुरू कर दीजिए, और रखते रखते मेरे वीडियो को भी देखते जाइए। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ खड़े हैं वरिष्ठ एडवोकेट जी। चलिए डायरेक्टली उनसे मिलकर बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। फार्म बिल के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? फर्स्ट कैन यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन आल्सो? देखिए, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, या मैं वकालत करता हूँ। जिन फार्म बिल की बात आप कर रहे हैं, वो फार्म बिल इस देश को तबाह करने के लिए है, केवल किसानों के लिए नहीं। किसानों के साथ साथ इस देश का जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छोटा व्यापारी है, सबको तबाह कर देगा। अगर आप उन तीनों बिलों को जरा ढंग से देखें तो किसान से जुड़ा हुआ तो केवल एक ही बिल है, हालांकि नाम लिया गया है वो तीनों के तीनों बिल पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े जो अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति हैं, केवल उनके लिए नाम किसान का दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो कानून है, इन कानूनों को बनाने का अधिकार ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के पास में इसको बनाने का अधिकार नहीं है। फिर ये किसके पास में है सर? इसका अधिकार केवल और केवल राज्यों के पास में है, अलग अलग स्टेट्स के पास में है। क्यों है कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में संघीय ढांचा है, तो केंद्र किन किन विषयों पर काम करेगी, किन पर कानून बना सकेगी, राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, किन पर काम करेगी, और राज्य और केंद्र अगर परिस्थिति हो तो किन विषयों पर कानून बना सकेगी, इसका बंटवारा अनुच्छेद 246 में 246 में और उसकी 7वीं अनुसूची में बहुत डिटेल में दिया गया है। जो कृषि है, ये कृषि राज्य का विषय है और मार्केटिंग ये भी राज्य का विषय है। अगर आप स्टेट सूची में जाएंगे, हर स्टेट का अपना, हर स्टेट अपने हिसाब से बना सकता है अगर उसको चाहिए तो। क्योंकि सब्जेक्ट जो है, जिस समय पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो ये बहुत सोच समझ के रखा गया था कि कृषि को केंद्र का विषय न बना के स्टेट का विषय बनाया जाए, क्योंकि परिस्थिति कभी भी कैसी भी आ सकती है। अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट में जाएंगे तो बहुत बड़ी डिबेट है, उसमें आपको सारी चीजें बहुत क्लियर तरीके से मिलेंगी। उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ऐसा ही क्यों किया, तो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट इसको बनाया और स्टेट सूची में 14वें नंबर पर कृषि ये सब्जेक्ट है, 28वें नंबर पर मार्केटिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो मंडियों का जो कानून है, निजी मंडियों के लिए जो लेके आई है सरकार, वो मार्केटिंग है, लेकिन सरकार ने उसको ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रीट किया और समवर्ती जो सूची है, थर्ड लिस्ट जो है, उसके एंट्री नंबर 33 पर उसको लेकर इसको बना दिया कि ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स है। ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, ये मार्केटिंग है, ठीक है ना। तो सरकार को ये बनाने का अधिकार नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो सीधा कृषि से है। तो ये तीनों ही कानून, बल्कि ये 2 कानून, इनको बनाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है,
उसको बहुत सोच समझ के 1955 में बनाया गया। और उसमें कुछ जो चीज़ें हैं जैसे चावल है, गेहूं है और अनाज हैं, साथ में आलू है, प्याज है, यानी हर व्यक्ति के लिए खाने के लिए कम से कम ये चीजें तो उपलब्ध होनी ही चाहिए। इसका कोई स्टॉक अंधाधुंध ना कर ले, सीमा से ज्यादा ना कर ले और मार्केट में इसकी कमी बताकर इसकी दाम ना बढ़ा दे, कीमत ना बढ़ा दे। इसलिए ये कानून बनाया गया था बहुत सोच समझ के, क्योंकि देश की जो हमारी हालत है, देश में बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं जिनकी मदद जो फेयर प्राइस शॉप हैं, यानी राशन की जो दुकानें हैं 5 लाख इस देश में, उनके माध्यम से लोगों को मदद की जाती है। तो जब ये विषय ही नहीं है केंद्र का, तो केंद्र ने कानून कैसे बना लिए? इसका मतलब ये हुआ कि गैर संवैधानिक रूप से जो राज्यों का अधिकार है उसे छीन के जबरदस्ती कानून केंद्र ने बनाए हैं जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं हम कानून पर। 1 मिनट को जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसको हम साइड में रख देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हम उसको समझते हैं। दूसरा जो है निजी मंडियां, उसको भी हम एक साइड में रखते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो टोटल 11 पेज का इंग्लिश में लिखा हुआ और 25 सेक्शन का, यानी 25 धाराओं का कानून है। और उसमें जो जरूरी हैं सेक्शन कौन कौन से हैं उनको मैं बताता हूं। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, 6, 7, 9, 10 और 11, साथ में 13, 14 और फिर 18, 19 और 20। बस केवल यही सेक्शन जो है इनको पढ़िए और यही उसमें काम के हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब मैं आता हूं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में जो किसान के और व्यापारी के बीच में फसल के संबंध में एग्रीमेंट होगा, क्या एग्रीमेंट होगा, क्या क्या उसमें लिखा जाएगा और अगर विवाद होगा तो कैसे सुलझाया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। साथ में जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 4 में दे रखा है कि जो फसल है उसकी कब कब टेस्टिंग होगी, कितने बार टेस्टिंग होगी। 3 बार टेस्टिंग होगी, जिस समय बोई जा रही है, जिस समय वो बड़ी हो रही है फसल, और जिस समय व्यापारी उसे तोल के अपने गोदाम में ले जाएगा उस समय टेस्टिंग होगी। सेक्शन 5 में कीमत क्या होगी, कीमत कैसे तय होगी, वो दिया गया है। सेक्शन 6 में जो व्यापारी फसल लेके जाएगा तो पेमेंट कब होगी किसान को, ये उसमें बताया गया है। और फिर इसी तरह से आगे और चीजें सेक्शन उसमें 7 में और सेक्शन 9 और 10 में बताई गई हैं। 11 में बताया गया है कि अगर ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को खत्म करना हो तो कैसे खत्म होगा। सेक्शन 13 में जो बताया गया है, उस सेक्शन 13 में कुछ और चीजें हैं कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं कैसे इसको डील करेंगे वो सारी चीजें। फिर 18 में वो बताया जाएगा कि जो एसडीएम है, एडीएम है और डीएम है, ये जो काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस किसी भी काम के लिए इस एक्ट के तहत जो करेंगे कोई उत्तरदायी नहीं है, यानी कि उनको पूरी तरह से बचा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे पूरी तरह से, मतलब वो कुछ भी कर दें, उसमें किसान की वो गर्दन भी काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। यानी सरकार ने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, एसडीएम, एडीएम, डीएम यानी जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो कुछ भी करेंगे, उनको खुली छूट दे दी है, वो कुछ नहीं कर सकते। ओपन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म। अब मैं आता हूं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट होगा, ये केवल एक सेक्शन इतना काफी है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए, जो मोदी भक्त हैं या अंध भक्त हैं या कुछ लोग, दिक्कत यहाँ पर यह है कि लोगों ने कानून पढ़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे अंधभक्त लोग मुझे कहते हैं कि एक बार किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके तो देखे। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वही बताऊंगा कि एक बार, यानी एक बार आदमी से कहो कि तू ऊपर से खाई में से कूद जा, खाई पे खड़ा ना कूद जा ऊपर नीचे को, और फिर उसके बाद में क्या होगा तेरा, उसके बाद में तो अंतिम संस्कार ही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ये वो कहना चाह रहे हैं, यही उनकी पॉलिसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे कहा कि लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़े लिखे भी नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत ये है, तो समझेंगे कैसे कानून को। और दूसरी चीज आप ये समझिए, माना 2+2 हैं, आप आगे 4 न लिखें, 2+2 का मतलब 4 ही है। अगर 2 × 2 लिखें उसका मतलब भी 4 ही है। 2 - 2 लिखें तो उसका मतलब 0 ही है ना। 0 लिखने की जरूरत तो नहीं, 4 लिखने की जरूरत तो नहीं। ये जो प्रभाव है
उसे नहीं बता रहे, मैं बताऊंगा प्रभाव क्या है। तो सेक्शन 3 पे आता हूं। सेक्शन 3 में जब किसान के और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा किसान को अपनी उस जमीन पर जिसका उसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है कौन सी फसल उपजानी है, पैदा करनी है, उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका ग्रेड क्या होगा, ये तीनों चीजें उस एग्रीमेंट में मेंशन। अब उस फसल के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें वही व्यापारी प्रोवाइड कराएगा जिसके साथ में एग्रीमेंट हो रहा है। मतलब सीधा आप यहां समझें कि किसान को पूरी तरह से बांध दिया गया। आज अगर किसान चाहे, उसको लगता है कि यार इस दुकान पे सही का माल नहीं मिल रहा, दूसरी दुकान से ले लेगा, उसमें नहीं मिलता तो तीसरी से ले लेगा, कहीं महंगा मिल रहा तो दूसरी से ले लेगा, भाई यहां सस्ता मिल रहा है। इस एग्रीमेंट के बाद में उसके ये सारे अधिकार खत्म, वो कहीं नहीं जा सकता, वो पूरी तरह से बंद जाएगा। और जो वो व्यापारी बीज देगा, खाद देगा, टेक्नोलॉजी देगा, जैसे चाहेगा वैसे उसे करना पड़ेगा। बीज खाद जो भी देगा वो लो क्वालिटी का भी होवे तो भी वो करना ही पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वालिटी तो वो जाने। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बिल्कुल आपने सही किया है। मैं इसको और समझ, इसका मतलब ये है कि कल अगर वो लो क्वालिटी का देता है, स्वाभाविक फसल भी उस हिसाब से नहीं होगी, पर उसमें स्टैंडर्ड और ग्रेड और क्वालिटी लिख रखी है बहुत अच्छी, होगी नहीं। और अगर हुई नहीं तो वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि टेस्ट कराएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो दे रहा है चीज, उसके पैसे तो लेगा, अपने हिसाब से लेगा पैसे, लेकिन उसे अगर नहीं लेनी है फसल तो उसी जो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो टेस्ट कराएगा, उसी टेस्ट का सहारा लेके जो है उसको मना कर देगा लेने से। इसका एक लेटेस्ट उदाहरण, केवल ये नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अभी ये पंजाब यहाँ पे हुआ है, इसमें जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मई में इन्होंने ये लागू कर दिया, न्यू मॉडल है जो एक्ट है। उसके बाद में जो हुआ है, एक किसान का आखिरी समय में टेस्ट करा के, एक बार टेस्ट करा लिया और टेस्ट करा के उसने कहा कि भाई ये जो क्वालिटी हमें चाहिए वो क्वालिटी नहीं है, उसको नहीं लेना था व्यापारी को, उसने मना कर दिया, कह रहे आप कराओ। यानी 8,000 रुपए तो उसके पहले लगे टेस्ट कराने में, अब फिर दोबारा से कराओ, और उसमें उसने बता दी कि एक पर्टिकुलर जो चीज है वो इसमें नहीं है। किसान कहाँ जानता है ये सारी चीजें, किसान को क्या पता है ये टेक्निकलिटी, नहीं पता ना, इसलिए वो सारी चीजें जो है सब कुछ व्यापारी के पक्ष में। यहाँ एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं कि पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती, नहीं, कभी नहीं हुई। मैं यहाँ एक चीज और आपको साफ करूं, इस देश में केवल किसान ही ऐसा व्यक्ति है जो पैदा करता है, उसकी जो फसल है उसकी कीमत वो तय नहीं करता, उसकी कीमत तय करेगी या तो सरकार जो एमएसपी के रूप में है, और यह करेगा लेने वाला व्यापारी। मतलब वो पैदा कर रहा है, उसे मालूम है कि कितनी लागत लगी है, कितनी इसमें मेहनत लगी है, फिर भी अपनी फसल की कीमत वो तय नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अब उसके साथ में जिस व्यापारी का समझौता हो रहा है, जिस रेट पे खाद देगा उसकी कीमत भी व्यापारी तय करेगा, बीज जिस रेट पे देगा उसकी कीमत भी व्यापारी ही तय करेगा, जो टेक्नोलॉजी दे रहा है उसकी कीमत भी व्यापारी तय करेगा, जो पेस्टिसाइड दे रहा है उसकी कीमत भी व्यापारी तय करेगा। मतलब व्यापारी अपनी जो चीज किसान को दे रहा है और बंधा हुआ है किसान, मजबूरी है उसकी लेना उससे, वो अपनी कीमत पर दे रहा है। और जो एग्रीमेंट उसके साथ में हुआ, क्या भैया मैं तो इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अब तो करना है एग्रीमेंट, करे तो करे, ना करे ना से, तेरी मर्जी है। मतलब ये हो गया कि किसान की आजादी पूरी तरह से खत्म। अब आप ये सोचिए कि जब फसल पर एग्रीमेंट हो गया, खाद बीज उसने दे दिए, और इसके साथ में तय होगा कि इस फसल की कीमत क्या होगी, यानी बोने से पहले जो एग्रीमेंट होगा उसी एग्रीमेंट में कीमत भी तय हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जो सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। अब मैं इससे आगे जोड़ता हूं कि एमएसपी अगर इसको 4 गुना भी कर दे और कानून बना दे, तब भी किसी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में पहले ही तय हो गई है कीमत, फसल की कीमत। एमएसपी कहां है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। 100%। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो फसल की जो कीमत तय होगी ना, तो जब तय होगी तो एमएसपी कहां? हाँ, तब तो बात होती। सरकार इस कानून में यह करती कि एमएसपी से नीचे कोई भी कीमत तय नहीं होगी, उससे कम पे कोई भी व्यापारी खरीदेगा नहीं, और ये मैंडेटरी है। और अगर खरीदेगा या एग्रीमेंट हुआ तो उसकी सजा होगी, तब तो बात आई। ऐसा नहीं है उसमें। तो अब आप देखिए कि कीमत तय होगी, एमएसपी खत्म होगी। एमएसपी क्यों खत्म की है सरकार ने, इसको भी सुने आप। 2017 में
जो नीति आयोग है इस समय, जो पहले योजना आयोग था, नीति आयोग के सरकार के जो सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और एमएसपी से बाहर निकलना चाहिए। एफसीआई वगैरह इसका जो है सबको इनको हटाना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर सीधे सीधे एमएसपी हटा दिया सरकार, बहुत जबरदस्त विरोध होता। इस कानून के माध्यम से उसने एक झटके में एमएसपी हटा दी और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो एमएसपी को अगर सरकार कानून भी बना दे, कितनी भी बढ़ा दे, और ये कानून अगर रहते हैं, किसी भी किसान को कभी भी एमएसपी नहीं मिलेगी, नंबर एक। अब आइए दूसरा, कि जब किसान का एग्रीमेंट हो गया उस व्यापारी के साथ में, मानिए कि उसकी फसल जो है, सभी जब एग्रीमेंट होगा पूरे देश में, ये सारी चीजें चलेंगी, कानून अगर लागू होगा, और पूरे देश के किसानों का व्यापारियों के साथ में एग्रीमेंट हो गया, तो सारा जो अनाज पैदा होगा वो व्यापारियों के गोदाम में जाएगा। अब आइए कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, अगर वो जारी रहता तो जो अनाज इतना बाहरी संख्या में आ रहा है व्यापारियों के पास, वो उसे रख नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें एक सीमा लगाई हुई थी। इसलिए वो सीमा आड़े ना आए, इसलिए उसमें संशोधन कर दिया कि व्यापारी जितना चाहे अपने गोदाम में स्टॉक कर सकता है। आप देखिए कैसे रिलेट किया उसने सरकार ने। अब आप एक बात बताइए, दैट मींस चिट भी मेरा, पट भी मेरा। और दूसरा, अब आप आइए, जब सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, तो जो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था सरकार में, जिसमें इस देश के 82 करोड़ गरीब लोगों को कम दाम पर, यानी 3 रुपए किलो गेहूं चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की बात कही गई है। आप माने इतने गरीब लोग हैं, वो राशन के ऊपर कहां से आएगा? राशन की दुकानें, यानी जो 5 लाख राशन की दुकानें जिनसे गरीबों को ये अनाज दिया जाना है, जाता है, वो खत्म। तो 82 करोड़ लोगों को आपने एक झटके में साफ कर दिया, मार दिया आपने। हो गया नहीं होगा? उसके बाद क्या होगा? तो सरकार क्या कर रही है, जो एमएसपी हटानी थी एमएसपी हटा दी, जो 82 करोड़ लोग हैं उनको हटा दिया। तो क्या ये कानून केवल किसानों पर असर डालेगा? 14 करोड़ 64 लाख जो सरकारी संख्या है किसानों की, उन पर असर डालेगा? नहीं, उनके साथ साथ जो 82 करोड़ गरीब हैं उन पर भी असर डालेगा और वो भूखों मर जाएंगे। सरकार भी आज की तारीख में हमारी कोरोना काल में नवंबर तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना सरकार ने दिया 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब ये साफ है कि इस देश में 80-82 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको सरकारी मदद की जरूरत है, लेकिन इस कानून के माध्यम से सरकार उस मदद देने से पीछे हट रही है। और 5 लाख जो राशन की दुकानें हैं उनमें कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता ही होगा, वो रोजगार खत्म। अब आप आइए कि ये जो खाद है, ये जो बीज है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कीटनाशक है, इनको भी कुछ लोग व्यापार करते हैं, कोई खाद का करता है, कोई बीज का करता है। मतलब ये है कि जब व्यापारी ही सब कुछ उपलब्ध कराएगा, तो वो व्यापारी जो इसका काम करते हैं, जो देश में लाखों की संख्या में है, खत्म हो गए, वो एक झटके में खत्म हो गए। कैसे कहती है सरकार? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये पूरे देश को तबाह करने वाला कानून है, केवल किसानों को नहीं, एक झटके में साफ कर दिया। अब आप आ जाइए, वो जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग आप जिनको कह सकते हैं, ये जिनके पास पैसा आ रहा है, आराम से जिनका जीवन बीत रहा है, जो चाय की चुस्की लेते राजनीति को गाली देते हैं, जो मौज लेते हैं, अब उनको आ जाइए। जब सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, तो आप जानते हैं इस देश में व्यापारी सिर्फ अपने लिए जीता, देश के लिए नहीं जीता, जनता के लिए नहीं जीता। और वो आगे आने वाले समय में उसी चीज की कमी दिखाएगा और कमी दिखाकर उसकी कीमत बढ़ाएगा। जैसे आप देखें, जो पीछे आपने देखा होगा कि दाल की कीमत 200 रुपए किलो हुई थी, हुई थी इसी मोदी सरकार के राज में। और जब छापे पड़े तो 8,500 टन दाल गोदामों से बरामद हुई। सब कुछ है, सबके सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून के तहत महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई जब बढ़ेगी तो गरीब 82 करोड़ पहले ही मार दिए, जो किसान है वो पहले ही मार दिया गया, जो व्यापारी हैं वो तबाह हो गए हैं, और जो जिनके पास नौकरी है, महंगी चीज जो आज 20 या 25 रुपए या 30 रुपए किलो मिल रही है, वो जब 100 रुपए 150 रुपए किलो मिलेगी, तब क्या हाल होगा। इसको ऐसे भी समझें, आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए पार है, जो डीजल की कीमत है 90 रुपए के पार है नहीं है? तो जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं,
क्या हाल होगा उनका। आप देखिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सड़क पर नहीं निकल के आ रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो इस देश के लगभग 120 करोड़ लोगों को पूरी तरह से तबाह करने वाला ये कानून है। जिस कानून को सरकार कह रही है बहुत अच्छा कानून है, मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि कानून में है क्या, कहते हैं बहुत अच्छा कानून है, लोगों का आमदनी बढ़ा देगा। और कहीं कैसे पता नहीं कार्टून पकड़ के ले आते हैं, वो कहते हैं हाँ नहीं मुझे मेरी इनकम बढ़ गई। अबे अभी तो ढंग से लागू नहीं हो, तेरी इनकम कहां से बढ़ गई। ये जो नौटंकी जो चल रही है ना, बात यह है कि आप कानून बताइए। और मेरी सलाह मोदी जी को यह है, और मैं सब लोगों से कहता हूं, देश में 22 भाषाएं हैं जो संविधान में जिनको जगह मिली है। मोदी जी का जो महीने में मन की बात वाला कार्यक्रम होता है, हालांकि वो मन की बात काम की कोई बात नहीं है, पर उस कार्यक्रम के भी हर भाषा में, हर भारतीय भाषा में अनुवाद होता है। क्या नहीं चाहिए मोदी सरकार को कि इन कानूनों को भी, 3 ही तो कानून है, टोटल 23 पेज के कानून है, इनका हर भाषा में अनुवाद कराए, हर घर में उसकी कॉपियां भिजवाए और कहे कि देखो देखो ये जो किसान है ना, इनकी समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ो कानून, मैं बता रहा हूं कानून ये है। करती क्यों नहीं सरकार? नहीं करेगी, क्योंकि मालूम है ये देश को तबाह करने वाला कानून है। अब मैं आपसे और आगे थोड़ी सी बात बताता हूं जो आपसे पूछना चाहता हूं। बता, सबके सामने ये सवाल है, जब 135 करोड़ की आबादी में से 120 करोड़ लोग पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, किसान अपने ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा और फिर गुलाम बनेगा। कैसे बनेगा? ये एक चीज आपको बताता हूं। जब ब्रिटिश राज से भी बदतर होगा। जब व्यापारी का किसान के साथ में एग्रीमेंट हो गया, उस किसान को कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट संस्था कर्ज नहीं देगी, क्योंकि एग्रीमेंट है उसका। वो अपनी, उसका मालिक बेशक हो सकता है, पर एग्रीमेंट तो कर रखा है ना। और आप जानते हैं कि अगर किसी के साथ में किसी जमीन पर किसी पे एग्रीमेंट है, कोई उसमें हाथ नहीं डालता है, कोई उसको कर्जा नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसान को कर्जे की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, और किसान की रहती, आज की हालत जो है किसान की, भूखों मर रहा है, तो उसे पैसा चाहिए। हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी चीजें खत्म हो गई, हॉस्पिटल सरकारी खत्म हो गए, स्कूल सरकारी खत्म हो गए, तो उसे प्राइवेट पर निर्भर रहना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में, इलाज करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बच्चों की शादी के लिए कहां से पैसा आएगा? स्वाभाविक कर्जा चाहिए, वो लेगा उस व्यापारी से। तो उस व्यापारी से जब कर्जा लेगा, मतलब यह है कि एक बार शुरू होने के बाद उसी कर्जे के मकर जाल में किसान फंसता चला जाएगा। मतलब एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किया है और एक तरफ लोन भी उठाया, वही उठाया, यही उसका ब्याज भी चुकाना है, मूल भी चुकाना है। और नतीजा ये होगा कि जो 1947 से पहले, भारत की आजादी से पहले, जब किसान किसी साहूकार से कर्जा ले लेता था, उसकी पीढ़ियां गुजर जाती थी, लेकिन वो कर्जा नहीं उतरता था। अगर इसको समझना हो, कुछ लोग ऐसे समझे, अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो मदर इंडिया पिक्चर देखी है लोगों ने, देखो आपस में, उसमें वही बताया है। धर्मेंद्र जी की गुलामी फिल्म देखी है जो राजस्थान के ऊपर बनाई गई है, वो वही है। इस तरह से आप इन चीजों को देखें और समझें कि होने वाला क्या है। ये उसका परिणाम जो होगा सबके सामने होगा, और ये 3-4 साल में ही हो जाएगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है, आपने जो मंडियां बना रहे हैं, निजी मंडियां, वो निजी मंडियों को आपने टैक्स से छूट दे दी है। टैक्स वहां नहीं लगेगा। आज की मंडियों में 4%, कहीं 6% टैक्स देना पड़ता है व्यापारी को। किसान नहीं देता, उसे व्यापारी देता है, तो किसान पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब किसान, अब व्यापारी उस मंडी को छोड़ के निजी मंडियों में जाएगा, क्यों जाएगा? कि उसे है कि यहाँ पे मुझे कीमत ज्यादा मिलेगी। निश्चित रूप से शुरू में ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन बाद में नहीं मिलेगी। कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी ने जियो का लॉन्च किया। जियो को आप जानते हैं, जियो का जो फोन है, मोबाइल फोन अंबानी का, उसको लॉन्च किया बड़े धूमधाम तरीके से। पहले उसने फ्री दिया, फ्री देके बहुत लोगों को उसने जो है अपने कब्जे में कर लिया कि इतने जो है मोबाइल उसके चल रहे हैं। धीरे धीरे फिर 99 रुपए 99 में देना शुरू किया, फिर 299 में आ गए, और आज 700 रुपए में है नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि पहले यह होगा कि किसान को ज्यादा पैसे देंगे, मतलब एक जाल बिछा रहे हैं। बिल्कुल जाल है, बहुत सीधा सीधा जाल है। जैसे आप समझिए कि किसी को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, वही है सारी चीज। पहले उसको ज्यादा देंगे बाहर वाले,
और वो बाहर वाले जो देंगे उस पर फर्क क्या पड़ता है? अगर वो मंडी में जाता तो 6% 4% उसे देना पड़ता ना, वहां वो उसे बचत होगी, सरकार ने बचत करवा दी उसकी, और वो जो बचत है वो उसको किसान को दे देगा। लेकिन नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल उसे ज्यादा मिलेगा। आता है जिसमें मंडी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी होता है, मंडी की व्यवस्था भी होती है, और बाकी सारा पैसा सरकार को जाता है। यानी 6% है तो उस 6% में से 4.5% सरकार के पास जाता है, और 1% में वो जो वहां के काम करने वाले लोगों उनकी तनख्वाह होती है, और आधा % उसकी मरम्मत वगैरह उसकी देखभाल के लिए, ऐसे उसका बंटवारा होता है। जब टैक्स जो है जिससे इनकम होती थी स्टेट की, वो इनकम स्टेट की बंद हो गई, तो स्टेट किस पर निर्भर रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अब आपको मैं यहां जोड़ता हूं कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी करके जो टैक्स कलेक्शन, सेल टैक्स वगैरह होता था, सबकी जगह जीएसटी बना दिया, और स्टेट का टैक्स भी यही कलेक्ट करने लगा। लेकिन बेईमान मोदी जी, अब मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बेईमान मोदी जी और बेईमान मोदी जी की सरकार स्टेट गवर्नमेंट का लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा का जो टैक्स बनता था जीएसटी का, वो आज तक उन्हें दिया नहीं, और कह रही है कि आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो। क्यों ले ले भाई कर्जा, जब स्टेट गवर्नमेंट 35 करोड़ 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा मैं आपको इसका असर क्या, ये लोग समझते नहीं है, क्योंकि लोगों को समझने के लिए एजुकेशन चाहिए। इससे भी आगे जो चीज है, ये तो अमाउंट कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, आगे जो होने वाला है। मोदी जी एक नारा देते ना, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, देते ना नारा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कैसे 1 रैंक 1 पेंशन 100%। अब आप देखिए, तो स्टेट का जो पैसा है वो उसे मिल नहीं रहा, स्वाभाविक है केंद्र पर निर्भर होगा, और ये भी जो उसका पैसा आता था मंडी समिति का, ये खत्म कर दिया, तो इसकी इनकम और कम हो गई, तो मतलब और ज्यादा वो सेंटर पर निर्भर हो गया। और सेंटर यही चाहता है कि पूरा देश उस पर निर्भर हो जाए, सारे स्टेट उसके सामने भीख मांगते रहे, और फिर उसका फायदा उठा के इस देश का फेडरल सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसीलिए रिपब्लिक टू फिनिश 100% रिपब्लिक को, जो आज गणतंत्र है हमारा देश, इसको राजतंत्र में बदलने की साजिश है, और उसका ये षड्यंत्र है जो लोगों की समझ में कभी नहीं आएगा। ये है काम उसका। यानी कि राज्य में जो विधानसभा है वो खत्म हो जाएंगी, राज्य में जो एमएलए है वो खत्म हो जाएंगे, राज्य पूरी तरह से सेंटर में हो जाएंगे, तभी होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब ये है कि बस मोदी जी खड़े हैं, उन्हीं को वोट दो, उन्हीं को जिताओ, और प्रधानमंत्री की जगह वो राजा बन जाए। इसका फेडरल स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से इससे तबाह होगा। ये है एक साजिश, जिस तरह से स्टेट को पूरे उस पर निर्भर करना है। मतलब हमारी जो रिपब्लिक है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा बिल्कुल यही और ये इनके उसी हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये वैसे नहीं हो रहा, ये हवा में नहीं हो रही है, ये सारी चीजें उनके उसी हिंदू राष्ट्र के एजेंडे की तरफ चल रही हैं, जिसे आरएसएस कहती है 100 साल उसके पूरे होंगे 2025 में, और 2025 में देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेगी। समझे ना? मैं नहीं जानता कि आप इसको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, पर मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं, आपको जो होना है और जो इसका प्रभाव है। अब एक प्रभाव, आखिर में एक प्रभाव और देखिए, जब 120 करोड़ लोग गुलाम, मजदूर और भिखारी बन जाएंगे, तो शहर शहर में जो दुकानें खुली हुई हैं, हजारों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें ना, किसी की जो किराना की दुकान है, किसी की जो और जनरल स्टोर है, किसी की किसी चीज की, बाजार जो सजे पड़े हैं, सारे बाजार, सारे व्यापारी, छोटे व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो खरीदने क्या जाएगा? नौकरियां मोदी जी खत्म कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग आज की तारीख में इस देश में बेरोजगार हैं, नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं, और आपने और पूरी तरह से लोगों को तबाह कर दिया, तो लोग केवल गुलाम और मजदूर रहेंगे, जिनको ये टुकड़े डालेंगे इनके लिए काम करेंगे, जिसको जिंदा रहना। ये एक भयानक प्लान है, जिसको लोग समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, समझते भी नहीं हैं, और जिसको कहते हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि इन सारी चीजों को बताने में समय लगता है। ये है मोदी जी का ये काला कानून, जिसे कहते हैं कि किसानों की समझ में नहीं आता। मोदी जी, आप जैसे अनपढ़ों की समझ में नहीं आता, हमें तो सब मालूम है कि आपने जिस तरह से देश को इन अंबानी अडानी की चौखट पर गिरवी रख दिया है, और जो उनकी गुलामी कर रहे हो ना, आपको समझ में नहीं है, या आप समझाना नहीं चाहते हो देश को, लोगों की सब समझ में आ रहा है।